अब जागो जीवन के प्रभात, रजनी की लाज समेटो तो कलरव से उठकर भेंटो तो अरुणाचल में चल रही बात। अब जागो जीवन के प्रभात। प्रभात की वेला में अभिनंदनम, अभिवादनम, स्वागतम और सुप्रभातम। मैं हूं आपके साथ नारायण दत्त मिश्र, सुप्रभातम की नई प्रस्तुति के साथ। सुप्रभातम में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बार फिर भारतीय काल गणना को विश्लेषित करता आज का पंचांग, प्रेरक सुभाषित, विशेष प्रस्तुति भारतीय ज्ञान परंपरा की और पुनः स्वास्थ्य मंत्र और योग को समर्पित हमारे दो प्रभाग, साथ ही संस्कृत की पाठशाला और एक प्रेरक वृत्त की विशेष प्रस्तुति भी। पर अभी सबसे पहले बात आज के पंचांग की, तो आइए देख लेते हैं आज की तिथि, वार और नक्षत्र के बारे में आज के पंचांग में। आज का पंचांग युगाब्द 5125, विक्रमी संवत 2080, शक संवत 1945, उत्तरायण, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, द्वादशी तिथि, गुरुवार, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। तो यह थी आज की काल गणना, और भला कौन नहीं जानता कि सूर्य ही काल गणना को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करते हैं। इसी सूर्य की प्रशंसा में कहा गया है, एक चक्रो रथोयंता विखलो विकलो विषमाहया आक्रमत्येव तेजसो तथाप्यर्को नभस्थलम। सूर्य के रथ में यद्यपि एक ही पहिया है, सारथी अरुण भी विकलांग हैं और रथ को खींचने वाले घोड़ों की संख्या भी विषम अर्थात 7 है, फिर भी सूर्य आकाश में सतत भ्रमण कर अपने तेज से समस्त विश्व को जीवनदायी प्रकाश प्रदान करते हैं। कहने का भाव यह कि हम तेजस्वी बने, आलस्य और परिस्थितियों से ऊपर उठें, और आज का सुभाषित भी हमें यही संदेश दे रहा है। त्रातारो देवा अधिवोचतानु मानो निद्राईशतमोत जल्पेः वयं सोमस्य विश्वः प्रियासः सुविरासो विदथमावदेम। आलस्य एवं अनर्गल वार्तालाप से दूर रहकर सार्थक कार्यों में स्वयं को व्यस्त रखा जाना चाहिए तथा बुरी प्रवृत्तियों से दूर रहकर संस्कारी पीढ़ी के साथ ही ज्ञान की सर्वत्र चर्चा की जानी चाहिए। To be saved from laziness and useless talk, one should always be busy. Let us keep away from bad tendencies, give birth to excellent children, and let our knowledge be discussed everywhere. भारत भूमि अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत के लिए जानी पहचानी जाती है, और इस विरासत के अनेक उदाहरणों में से एक इस देश की महनीय साहित्य परंपरा के उस ग्रंथ विशेष के विषय में आज बात करेंगे जिसने भारतीय जनमानस को आदर्श जीवन और आचरण का सही मार्ग सिखाया। तो आइए देखते हैं हमारे सहयोगी नीतीश भारद्वाज की यह विशेष रिपोर्ट। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। इतिहास का कोई पृष्ठ नहीं जहां श्री राम का प्रभाव न हो, समाज का कोई वर्ग नहीं जो राम भक्ति से अछूता हो। ये कहना तो कदापि अतिशयोक्ति नहीं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीय जनमानस में बसते हैं। भगवान श्री राम के कथा प्रसंग का श्रवण कर आज तक लोग अपने चरित्र का सुधार करते हैं। जो कण कण में बसे वही राम है। और आज हम बात कर रहे हैं उस ग्रंथ की जिसमें भगवान श्री राम का सबसे पहले वर्णन किया गया, जिसमें बड़े ही सुंदर ढंग से भगवान श्री राम की कथा को प्रस्तुत किया गया।
भारतीय जनमानस में मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा का सर्वप्रथम विवरण रामायण में मिलता है। इस काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि भी कहा गया है। तो आइए आज आपका परिचय कराते हैं भारतीय संस्कृति के सबसे प्रसिद्ध और लोकप्रिय ग्रंथ रामायण से। सात कांडों में विभक्त रामायण को रामचरित का वर्णन होने से धर्म ग्रंथ और आचरण का मार्गदर्शक ग्रंथ माना गया है और इस काव्य की स्थिरता का संकेत स्वयं इस ग्रंथ में किया गया है। यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। अर्थात जब तक इस पृथ्वी पर पर्वत और नदियां हैं तब तक लोक में, समाज में रामायण कथा कहीं सुनाई जाएगी। यही नहीं, भारतवर्ष की साहित्यिक परंपरा में महर्षि वाल्मीकि को आदि कवि और रामायण को आदि काव्य कहा गया है। मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती ही समाह यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधि काममोहितम। ये वही शब्द हैं जो शोक से प्रेरित होकर वाल्मीकि ऋषि के मुख से संस्कृत की प्रथम कविता के रूप में निर्गत हुए। वाल्मीकि चाहते थे कि वे ऐसी काव्य रचना करें जो अमर हो, जन जीवन से संबद्ध हो, चतुर्वर्ग की प्राप्ति में सहायक हो, भाव, भाषा, छंद, शैली, अलंकार की दृष्टि से नवीन हो और ऐसा नायक हो जो गुण, बल, चरित्र, धर्मज्ञता, कृतज्ञता, सत्यवाणी, व्रत पालन, सर्वभूत हित, ज्ञान, सामर्थ्य आदि की दृष्टि से श्रेष्ठ हो। और नायक के रूप में श्री राम का चयन होते ही महर्षि वाल्मीकि की काव्य धारा बह चली और उनकी कविता एक एक वर्ण पर एक एक हजार श्लोकों को समर्पित होती हुई चतुर्विंशति साहस्री संहिता अर्थात 24,000 श्लोक वाली संहिता बन गई। रामायण के पात्रों तथा मनोरम शिक्षाप्रद कथाओं से प्रत्येक भारतीय का परिचय है। रामायण में सरल और साधारण संवाद के माध्यम से इसके पात्रों का दृष्टांत दिया गया है, जैसे राम का आदर्शभूत मानव रूप, लक्ष्मण तथा भरत की भ्रातृभक्ति, सीता का पातिव्रत्य, विभीषण की न्यायप्रियता, रावण की हठधर्मिता इत्यादि। अन्याय पर न्याय की विजय का निरूपण करने वाला यह महान ग्रंथ रामायण अनंत काल तक मानव मात्र को सदाचार, सद्विवेक व सद्भाव रखने की प्रेरणा देता रहेगा। नीतीश भारद्वाज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय ज्ञान परंपरा की इस विशेष प्रस्तुति के पश्चात अब बात स्वास्थ्य की। इन दिनों एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग काफी किया जाता है। आइए समझते हैं कि ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है और इसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं। ये सब कुछ बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज अपनी इस विशेष रिपोर्ट के माध्यम से। आजकल बीमार होने पर स्व इलाज या बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना काफी आम हो गया है। सेल्फ मेडिकेशन करना अक्सर लोगों की आदत होती है। वहीं एंटीबायोटिक सबसे ज्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली दवाएं हैं, क्योंकि इनसे जल्द आराम मिलता है। जरूरी न होने पर भी दवाओं का इस्तेमाल करना हानिकारक सिद्ध हो सकता है। दवाएं बीमारियों के इलाज में काफी उपयोगी होती हैं, लेकिन यदि इनका अधिक व अनावश्यक प्रयोग किया जाए तो एंटीमाइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का कारण हो सकता है। और जब कभी ऐसा हो कि आप एंटीबायोटिक दें लेकिन बैक्टीरिया उससे मरे नहीं, उसको हम कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है कि मरीज जो बीमार होता है, निमोनिया होता है, यूरिन में इन्फेक्शन होता है, उसको आप दवाई तो दे रहे हैं, लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है तो वो मरीज ठीक नहीं होता, उसकी तबीयत और बिगड़ती जाती है और ये जानलेवा भी हो सकता है। मरीज को जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन हुआ है
वो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म से होता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी रेजिस्टेंस। दूसरा होता है अक्वायर्ड और सेकेंडरी रेजिस्टेंस। क्या आप मरीज को इन्फेक्शन हुआ, हमने उनको दवाइयाँ दी, लेकिन जो एंटीबायोटिक वो जो इनअप्रोप्रिएट थी, वो ठीक नहीं थी। दूसरा ये होता है कि एंटीबायोटिक का डोज कम था। और तीसरा ये होता है कि एंटीबायोटिक मरीज ने जल्दी बंद कर दी पूरा इन्फेक्शन कंट्रोल होने से पहले। और चौथा, कभी कभी ये होता है कि दवाई का एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं होता, पेशेंट को डायरिया होता है या इंटॉलरेंस होती है। तो ये कारण होते हैं जिससे कि वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। ये एक ऐसी अवस्था है जो तब उत्पन्न होती है जब सूक्ष्म जीवी जैसे जीवाणु, वायरस, फंगस या अन्य परजीवी आनुवंशिक परिवर्तनों के कारण उन दवाओं से प्रतिरोधी हो जाते हैं जिनसे वो पहले प्रभावित होते थे। ये एक क्रमिक विकासवादी परिवर्तन है, लेकिन कुछ प्रक्रियाओं के कारण ये जल्दी हो जाता है। दवा का असर न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे बिना डॉक्टरी सलाह के दवा लेना, स्व इलाज करना, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक प्रयोग करना, दवा पूरी खुराक में न लेना या इलाज बीच में ही छोड़ देना। इसमें चिकित्सक की जिम्मेदारी है कि वो बीमारी को ठीक से पहचाने और उसका ठीक से एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करे, ठीक डोज में प्रिस्क्राइब करे और ठीक मुद्दे के लिए उसको लें। मरीज की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसको दवाई को समय पे ले और जितने दिनों के लिए बताया गया उतने दिनों के लिए लें और उसके बाद फिर टेस्ट कराएं कि ये ठीक हुआ कि नहीं। इसमें जिम्मेदारी अस्पतालों की भी है, क्योंकि जो हाइजीन होती है, जो क्लेanलीनेस होती है, हाथों को साफ रखना, वार्ड को साफ रखना, और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, नर्सेज होते हैं, ऑर्डरलीज होते हैं, उनकी हाइजीन भी होती है। जो दवाइयाँ आ रही हैं वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। और जो एंटीबायोटिक का यूज़ बाहर होता है, जैसे पोल्ट्री फार्म्स में या जहाँ मीट वगैरह डेवलप होता है या एग्रीकल्चर में जो एंटीबायोटिक यूज़ होती हैं, उनको कंट्रोल करना चाहिए। संक्रमण से लड़ने के लिए दवा बेहद प्रभावशाली होती है। अगर इन्हें उचित तरीके से लिया जाए तो ये जीवन बचा सकती है, लेकिन अनावश्यक प्रयोग से दवाओं के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। दवाओं का अधिक प्रयोग करना हानिकारक हो सकता है। एंटीबायोटिक व अन्य दवाओं के अनावश्यक और अधिक प्रयोग से बचें, स्व इलाज न करें और अगली बार दवाओं का प्रयोग करने से पहले विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और बुलेटिन में अभी समय है एक अल्प विराम का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज, हम जल्दी ही लौटते हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ने घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। चुलबुला बनूं जिसकी हर बात में भूल जाए। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। सामान्य बीमारियों या नसों में समस्या होने से संबद्ध है न्यूरोपैथी। हमारे शरीर में किसी भी स्थान पर नसें चोट या बीमारी से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ऐसे समय शारीरिक और कभी कभी मानसिक समस्या हो जाना स्वाभाविक है, पर समस्या है तो समाधान के लिए भी कुछ करना ही होता है। और कौन नहीं जानता कि योग को तो न केवल भारतीय परंपरा में बल्कि वैश्विक परिदृश्य में भी कई समस्याओं का समाधान कहा गया है। आइए देखते हैं न्यूरोपैथी संबद्ध आसन व प्राणायाम के बारे में आज। नमस्ते, मैं धर्मेश। आज का विषय है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का डिसऑर्डर है।
तो आज हम 2 आसन सीखेंगे इसके सिम्टम्स कम करने के लिए। पहला आसन है बाण आसन। तो पहले हम वज्रासन में बैठे, दोनों हाथ साइड पे रखें, एक लंबी गहरी सांस लें, सांस छोड़ते छोड़ते आगे झुके, सिर को जमीन पर टिका दें और दोनों हाथों को साइड पे रखें, अपनी गर्दन को घुमाएं, सांस लेते लेते ऊपर आए। बालासन की स्थिति में आप 30 सेकंड से 1 मिनट तक रुके, धीरे से घूमे और बैठ जाए। तो दूसरा आसन है सेतुबंध आसन। पहले कमर के बल लेट जाए, दोनों घुटने को मोड़े, ये ध्यान रखें आपके पैर और आपकी कमर का हिस्सा दोनों एक लाइन में रहे। अपने दोनों भी हाथ को जमीन से सटा कर रखें और अभी सांस लेते लेते पहले हमारी कमर का निचला हिस्सा उठा के ऊपर जाए, सांस छोड़ते छोड़ते पहले उपला हिस्सा पहले रखें, फिर धीरे 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 निचला हिस्सा जमीन पे रखें। नॉर्मल सांस ले अभी, और ये 6 बार करें आसन। एक साइड टर्न हो जाए और बैठ जाए। तो आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारे योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। न्यूरोपैथी एक ऐसी चीज है जो हमारे शरीर में दर्द पैदा करती है, नर्वस सिस्टम की कमजोरी, और इतना शूटिंग पेन कभी होता है, नमनेस आ जाती है, सर्कुलेशन की कमी, बैलेंस छूट जाता है वगैरह। योग में बहुत इसका इलाज है। और योग कहता है कि एक तो आप पानी सफिशेंटली पीजिए, स्मोकिंग ड्रिंकिंग और ये आदत तो हटानी ही चाहिए। ज़रूरी है कि राई का तेल उसकी मसाज करें जो भाग में बहुत दर्द हो। सिंपल एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी है, जैसे नर्व एंडिंग एक्सरसाइज, तो उंगलियों को दबाना, यहाँ वहाँ उंगलियों की एक्सरसाइज करना, पानी में भिगोकर उंगलियों की एक्सरसाइज करना, बॉडी मूवमेंट्स, ये सब बहुत ज़रूरी। छोटे छोटे आसन सिंपल, उससे बहुत फ़ायदा होता है। कोशिश करिए और हेल्दी रहिए। योग क्रियाओं को जानने के बाद अब क्रम है संस्कृत पाठशाला का। संस्कृत पाठशाला में हम आपके लिए आज पुनः अभ्यास की दृष्टि से लेकर आए हैं संस्कृत में संख्या सीखने का क्रम। सीखने के आरंभिक क्रम में हम सबसे पहले किसी भी भाषा के व्यावहारिक शब्दों को सीखते हैं और संख्या दैनिक व्यवहार में आवश्यक होती है। तो आइए चलते हैं हमारे सहयोगी गवीश द्विवेदी के पास और जान लेते हैं संख्याओं का आरंभिक संस्कृत स्वरूप। मित्राणि नमस्कारः। संस्कृतपाठशालायां भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। आज के अपने इस अंक में हम संस्कृत भाषा में संख्या कहना सीखेंगे। यह अत्यंत सरल है, पहले आप ध्यान से सुनिए और फिर उसके बाद इसका उच्चारण करिए। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश,
एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः एकविंशतिः एकविंशतिः द्वाविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् त्रिंशत् एकत्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् चत्वारिंशत्। मित्रों, आशा है इन संख्याओं को आप सभी ने भी बोला है। आपसे अनुरोध है, आपको जब भी समय मिले इनका आप अभ्यास करें। इन्हें लिखकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। और जब यह आप बढ़िया से बोलना सीख जाएं, तो इसे खेल के रूप में भी अपने मित्रों के साथ अवश्य खेल सकते हैं। देखिए, एक सांस में कौन कितने जल्दी लेकिन शुद्धता से संस्कृत में संख्या बोल पा रहे हैं। यूं ही खेल खेल में हमारे साथ सीखते रहिए संस्कृत। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं अनुमति। पुनः मिलामः। नमो नमः। तो ये थी संस्कृत पाठशाला, जहां आपने आज सीखा कुछ संख्याओं के संस्कृत स्वरूप को। और अब आगे बढ़ते हैं एक प्रेरक वृत्त की ओर। एसिड हिंसा अर्थात एसिड अटैक से पीड़ित महिलाएं कैसे अपने दुख और कठिनाइयों से उबरकर दुनिया के लिए मिसाल बन जाया करती हैं, यह अनोखा काम कर दिखाया है मेरठ की एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं ने, जिन्होंने अपनी हौसलों की उड़ान से दर्द और अंधकार को पीछे छोड़ दिया। देखिए इन महिलाओं के हौसलों की उड़ान को दर्शाती हमारी यह विशेष रिपोर्ट। इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, और जब कुछ करने की चाहत दिल में होती है तो कामयाबी जरूर मिलती है और रास्ते के कांटे भी निकल जाते हैं। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मेरठ की तेजाब पीड़ित महिलाओं ने, जिन्होंने अपने सपनों के पंखों को नई परवाज दी है। ये सिर्फ एक कैफे नहीं है, बल्कि ये परिचायक है दृढ़ निश्चय का, ये परिचायक है सशक्तिकरण का। मेरे अटैक को 5 साल हो गए हैं और 1 लाख का फंड मुझे अभी भी केंद्र सरकार के द्वारा मिला है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के द्वारा मुझे 1 लाख रुपया मिला था। उसी में मैंने अपना ये सेटअप तैयार किया है। हमारे इस कैंटीन में ना अभी चाय है, कॉफ़ी है, ब्रेकफास्ट में जो भी मतलब समोसा, ब्रेड पकौड़ा जो हम अच्छे से बना सकेंगे वो हम सर्व करेंगे कस्टमरों को। तो केंद्र सरकार की तरफ से फंड मिला है, उसका सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। हम नौकरी के लिए दर ठोकरे सिखाते थे एक तरीके से, कि कभी कोई हमारे फेस को देख के हमें उल्टा सीधा बोलता था, हमें काफ़ी फील होता था। अब हमने ये तैयार किया, तो अब हम चाहते हैं कि अब अपना यहीं पर हम काम करें और जैसे भी हमारा चले। हमने यहाँ पे ये चाय है, कॉफ़ी है और खाने में स्नैक्स वगैरह भी रखे हैं। खुद ही बनाते हो, खुद ही हाँ सर्व जी करते हो? मैम, हम खुद ही बनाते हैं और खुद ही सर्व करते हैं।
कुछ सिरफिरे लोगों की वजह से मेरठ की शिवानी और उन जैसी कई लड़कियों की जिंदगी पर मानो ग्रहण लग गया था। इस ग्रहण को खत्म करने के लिए शिवानी ने हिम्मत नहीं हारी और दोषी लोगों को सजा भी दिलवाई। शिवानी को सरकार की तरफ से 5 लाख का मुआवजा भी मिला था, पर जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कहीं न कहीं उसे समाज में तिरस्कार की भावना का सामना भी करना पड़ता था। तभी शिवानी को प्रधानमंत्री रिलीफ फंड से धनराशि मिली और शिवानी ने सोचा कि क्यों ना तेजाब पीड़ित महिलाओं के साथ कुछ रोजगार किया जाए, और मेरठ तहसील परिसर में एक सेकंड इनिंग्स कैफे खोला, जिसमें शिवानी जैसी कई तेजाब पीड़ित लड़कियां और तेजाब पीड़ित लड़के भी जुड़ गए। और अब ये मेरठ का पहला ऐसा कैफे है जहां सारा कार्य स्वयं तेजाब पीड़ित लोग ही करते हैं। ये महिलाएं मानती हैं कि अगर दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा आपको लक्ष्य की प्राप्ति से नहीं रोक सकती। संगीता श्रीवास्तव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अब विविध प्रभागों की अपनी प्रस्तुतियों के बाद आज के इस अंक को यहीं करते हैं हम समाप्त। कल पुनः नए विषयों को लेकर होंगे आपके समक्ष हम उपस्थित। तब तक के लिए मुझे व मेरे सभी सहयोगियों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।